स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट, अगर हम किसी चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट होता है और उस फोर्स को हम इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन करते हैं। यानी उस चार्ज पार्टिकल पर ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लगता है, फोर्स एक्ट होता है। जैसे कि स्टूडेंट हमने कल ये कंसेप्ट किया था, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या था स्टूडेंट, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से क्या किया था, सेट किया था। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने एक्स डायरेक्शन में यूज़ की थी और जो चार्ज की जो वेलोसिटी है स्टूडेंट, उसको हमने इस एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन का मतलब है स्टूडेंट इस तरीके से, ये जो वर्टिकल प्लेन है ऐसे, ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन पर हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। यानी इस वर्टिकल प्लेन में चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स F इन y डायरेक्शन में क्या होता था, एक्ट होता था। और ये फोर्स हम क्या कहते थे स्टूडेंट, ये किस इक्वेशन से दिया जाता था, ये फोर्स दिया जाता है इस इक्वेशन से, फोर्स इज इक्वल्स टू कैव वी बी साइन थीटा। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स का, यानी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उस पर ये फोर्स लगता है और इस इक्वेशन से दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करें इस फॉर्मूले का यूज़ करके, तो स्टूडेंट हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उस केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन किया था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऐसे हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया था स्टूडेंट, वहां पर एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर F है फोर्स, चार्ज, और यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स की टर्म में हमने किस तरीके से डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी एक यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते थे स्टूडेंट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स की टर्म में डिफाइन किया था। तो इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी फोर्स की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लेते हैं अलग से, यानी b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कैव वी साइन थीटा, यानी b किसके इक्वल होगा, कैव वी और साइन थीटा डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई ये। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज 1 कूलम, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 1 मीटर पर सेकेंड, and the angle between V and B, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और V के बीच में जो एंगल है, हमने क्या कहा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास V और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर हम क्या कह देते हैं, एंगल 90 डिग्री मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस पर्टिकुलर कंडीशन की मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी हमने चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट,
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हुआ एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 कितना होता है हमारा स्टूडेंट, 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर इन टर्म्स को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए क्या हुआ, F चार्ज की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 कूलम, वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड और साइन 90 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट, F के इक्वल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट अगर कोई चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का क्या है उसका मैग्नीट्यूड है, यानी ए 1 कूलम चार्ज अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और 90 डिग्री का एंगल क्या कर रहा है, वो बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा स्टूडेंट, उस केस में जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। यानी वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर कंडीशन पर उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट यहाँ से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट may be defined as the force acting on a unit charge, force acting on a unit charge, force acting on a unit charge moving with velocity 1 यूनिट या फिर 1 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। यानी एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी का मतलब हुआ स्टूडेंट 1 मीटर पर सेकंड at a right angle to the direction of field, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिफाइंड एज द फोर्स, हम उस फोर्स को कहते हैं, उस फोर्स को कहेंगे एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी। यानी एक चार्ज है, यूनिट चार्ज है, मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी के साथ मूव करता है और कितना एंगल बनाता है स्टूडेंट, 90 डिग्री का राइट एंगल पर मूव करता है विद द फील्ड। तो उस पर लगने वाला फोर्स हमारा क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट यहाँ पर यूनिट ऑफ या फिर SI, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, फिर से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास B इज टू F/sin θ। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं जो फोर्स की यूनिट होती है स्टूडेंट न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और साइन थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है, इसको हम 1 यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिखें न्यूटन अपॉन कूलम मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको ऐसे और फर्दर यूज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं
जो हमारे पास एम्पियर होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, कूलम्ब पर सेकंड होता है। ये क्या होता है, कूलम्ब पर सेकंड को स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला था ये, इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट होती है कूलम्ब, इसकी यूनिट होती है सेकंड, और ये होता है हमारे पास करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक फॉर्मूला हुआ, यानी कूलम्ब पर सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एम्पियर कह सकते हैं। तो यहाँ पर कूलम्ब पर सेकंड को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम एम्पियर बना लेते हैं, और ये हमारे पास है मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये यूनिट क्या हुई स्टूडेंट, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट हुई। और इसी को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, टेस्ला भी कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, टेस्ला। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो 1 टेस्ला हमें मिलता है, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। ये क्या हुआ, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक और फर्दर यूनिट है, हमारे पास फर्दर एक और यूनिट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की ही यूनिट हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं गाज। क्या कहते हैं स्टूडेंट, गाज। अनदर, ये क्या है, अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है स्टूडेंट, गाज हमारे पास एक और यूनिट होती है, इसको हम कैपिटल जी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और हमारे पास कैपिटल जी यानी गॉस और टेस्ला में एक रिलेशन है, 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ला एक हैवी मैग्नेटिक फील्ड होती है, टेस्ला क्या होता है, हैवी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब हम ये न्यूमेरिकल्स करते हैं तो मोस्टली वहाँ पर टर्म्स गाज में जो मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन होती है, मोस्टली गाज में दी जाती है, मतलब उसकी यूनिट किस में दी जाती है, गाज यूनिट में दी जाती है। फर्दर हमारे पास स्टूडेंट एक और टर्म है, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट हम मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन को भी हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास उस यू फाइंड आउट करते हैं व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू एफ चार्ज वी एंड द साइन ऑफ थीटा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है स्टूडेंट जो डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है mLT-2। चार्ज का जो डायमेंशन हमें मिलता है वो है स्टूडेंट A मीन्स एम्पियर, T टाइम। एंड वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है स्टूडेंट वो होता है, हमें मिलता है LT-1। और साइन थीटा एक यूनिटलेस क्वांटिटी है तो इसका हमें कोई डायमेंशन नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट हम इस डायमेंशन को यहाँ पर पुट करके बी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mLT-2। द डायमेंशन ऑफ द चार्ज इज AT। dimension of velocity is LT-1 and the dimension of sin theta is 1। ओके, तो स्टूडेंट इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें जो डायमेंशन मिलेगा यहाँ पे देखिए, M L ये है,
एल जो यहाँ पर जो एल टर्म है ये इस एक एल से एक एल कैंसिल, तो हमारे पास एल कितना बचेगा स्टूडेंट? 0 बचेगा, एल नहीं मिलेगा हमें यहाँ पर। एल से एल कैंसिल हो गया तो एल की पावर क्या हो स्टूडेंट? 0 हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एल कैंसिल हो चुका है। टाइम को हम ये टाइम से ये टाइम हमारा क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ यही टाइम हमें मिलेगा स्टूडेंट, t-2 एंड द एम्पियर हमारा कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा, तो हमारा हो गया एम्पियर पर एम्पियर। ये क्या होगा स्टूडेंट? पर एम्पियर। तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास ये है, इट इज़ अ डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या स्टूडेंट? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है इसको हम कहते थे लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स। देखो स्टूडेंट जब हमने लास्ट वीडियो में क्या था तो इसको क्या कहा था? लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लॉरेंट्ज़ फोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लॉरेंट्ज़ फोर्स किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमें लॉरेंट्ज़ फोर्स मिलता है लॉरेंट्ज़ फोर्स, तो स्टूडेंट लॉरेंट्ज़ फोर्स का मीनिंग होता है, या फिर लॉरेंट्ज़ फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं जो किसी चार्ज पार्टिकल पर एक्ट होता है। यानी किसी चार्ज पार्टिकल पर एक्सपीरियंस होने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। और हमें पता है स्टूडेंट चार्ज पार्टिकल पर दो तरह से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? फोर्स मिलता है। एक फोर्स तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मिलता है। और एक फोर्स स्टूडेंट हमें किसके कारण मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये फोर्स मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस को ही हम क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लॉरेंट्ज़ फोर्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द टोटल फोर्स experienced by a charged particle moving in a region where both magnetic and electric force, both electric and magnetic field are present. Electric and magnetic fields are present is called लॉरेंट्ज़ फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या फोर्स मिलता है स्टूडेंट? हम कह सकते हैं, मान लीजिए इफ ए चार्ज पार्टिकल क्या हो in an electric field E, then it experience a force, then it experience experiences the electric फोर्स। तो इसके ऊपर क्या लगता है स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रिक फोर्स हमें मिलता है। ये हमें पता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है तो स्टूडेंट उसको हम इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मान लीजिए ये इक्वेशन हमने क्या कही? 1 कही, और इस फॉर्मूले से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स
मिलता है। और स्टूडेंट इस फोर्स को, ये जो फोर्स होता है ये किस डायरेक्शन में होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होता है, जो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। और इस फोर्स को हम कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोरेंट्ज़ फोर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पर? इलेक्ट्रिक लोरेंट्ज़ फोर्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट इसको? इलेक्ट्रिक लोरेंट्ज़ फोर्स। और स्टूडेंट अब इसी तरीके से अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो भी उस पर फोर्स लगता है। यानी हम कह सकते हैं इफ द मैग्नेटिक फोर्स experienced by the charge particle, charge q moving with velocity, moving with velocity v in the magnetic field, in the magnetic field B is given by किस फॉर्मूले से दिया जाता है स्टूडेंट? ये होता है हमें इस फॉर्मूले से दिया जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। और इसको जब हम डायरेक्शन में लिखते हैं, डायरेक्शन की इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो स्टूडेंट ये साइन इन वेक्टर्स में इंक्लूड हो जाता है। और उस केस में हम लिखते हैं v इजवल्स टू f इजवल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो स्टूडेंट ये जो फोर्स होता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, ये जो फोर्स होता है स्टूडेंट इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लोरेंट्ज़ फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एफ एम जो हमारे पास यहाँ मिला है इसको कहते हैं मैग्नेटिक लोरेंट्ज़ फोर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें चार्ज पार्टिकल पर दो तरह के फोर्स मिलते हैं। या तो इलेक्ट्रिक लोरेंट्ज़ फोर्स ये मिल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और साथ में हमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये फोर्स मिल सकता है मैग्नेटिक लोरेंट्ज़ फोर्स। और अगर स्टूडेंट ये चार्ज पार्टिकल एक साथ दोनों फील्ड में रखा हुआ है तो चार्ज पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स हमें मिलता है, जो टोटल फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर हमें मिलता है उसको हम कहते हैं टोटल लोरेंट्ज़ फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट अगर दोनों कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों में एक साथ रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? टोटल लोरेंट्ज़ फोर्स। क्या कहते हैं? या फिर सिंपल हम लोरेंट्ज़ फोर्स भी कह देते हैं। टोटल लोरेंट्ज़ फोर्स, या फिर हम स्टूडेंट इसको कह देते हैं सिंपल ही लोरेंट्ज़ फोर्स। तो जो लोरेंट्ज़ फोर्स होता है स्टूडेंट वो क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक लोरेंट्ज़ फोर्स है, यानी हम कह सकते हैं द टोटल लोरेंट्ज़ फोर्स हम F से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। और ये होगा स्टूडेंट इट इज़ द सम ऑफ FE प्लस FM, दोनों का हमें क्या मिलेगा? सम मिलेगा। और यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। FE का मीनिंग होता है स्टूडेंट क्यू इंटू ई प्लस FM होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या है? टोटल लोरेंट्ज़ फोर्स है। और यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं? क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं। ये तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास है ये इक्वेशन है हमारी लोरेंट्ज़ फोर्स, या फिर कह सकते हैं इसको टोटल लोरेंट्ज़ फोर्स।